हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश फेसबुक पेज से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी और भी है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में रोजगार के लिए मोदी रोजगार दो ये एक मुहिम चलाई जा रही है, जो कि ट्विटर पे आपने ट्वीट करके आज सुबह 11 बजे आप सभी ने हैशटैग लगा के मोदी रोजगार दो आपने सभी को सपोर्ट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको ट्रेंड किया जा सके। उसके बाद बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा। तो देखिएगा कि जो मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन है इसके दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। कब से कब तक ये सम्मेलन होगा? तो ये सम्मेलन जो है ये 2 मार्च से 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। ये केंद्रीय पत्तन बोर्ड, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय की पहल है। अगर बात करें इसके विषय की तो इसका विषय है भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये सारी इसका मुख्य विषय है। तो ये सारी जानकारियां थी जो इस प्रश्न से मैंने आपको बताई है। उसके पश्चात बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है कोरोना वायरस ग्रीन पास। देखिएगा कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू की गई है। तो जो कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली है ये किसके द्वारा शुरू करी गई? तो ये करी गई है इजराइल देश के द्वारा, यानी कि इजराइल देश ने अब अपने देश में ग्रीन पास सुविधा शुरू करी है जो कि कोरोना वायरस से संबंधित रहेगी। अब ग्रीन पास का मतलब क्या है कि ये एक समझ लीजिएगा स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल मतलब कि अगर आपके पास ग्रीन पास है तभी आप जिम में जा सकते हैं, स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, मनोरंजन स्थलों पे जा सकते हैं और खेल की घटनाओं के लिए प्रवेश करने की आपको अनुमति जो है वो ग्रीन पास के द्वारा ही दी जाएगी। तो ये घोषणा देखिएगा कि इजराइल देश ने करी है। तो इजराइल के बारे में 2-3 बातें पढ़ते हैं। जैसे कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। राजधानी कौन सी है? यरूशलेम। और मुद्रा की अगर हम बात करें तो इजराइल शेकेल जो है वो इजराइल देश की मुद्रा है। तो पूरी तरह से जानकारियां मैंने आपको यहां से दे दी है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 है कि मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता, ये एक सम्मान है, पुरस्कार है जो कि मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता का जो सम्मान दिया गया है ये किस बैंक को दिया गया है? तो ये दिया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उसके बाद में देखिएगा हम बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारियां, जैसे कि इसके साथ सीखने और विकास में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ संसाधन से भी सम्मानित किया गया है। तो ये सारी जानकारियां थी जो मैंने आपको यहां से दी है। अब ये यूनियन बैंक सम्मानित किया गया है तो कुछ बातें यूनियन बैंक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यूनियन बैंक की जो स्थापना है वो 11 नवंबर 1919 में करी गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की अगर हम बात करें तो राज किरण राय जो हैं वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पे है कि जम्मू कश्मीर के पहले निदेशक कौन बने? जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर एम्स के पहले निदेशक कौन बने हैं, डायरेक्टर कौन बने हैं? तो डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता। डॉक्टर शक्ति कुमार एसके गुप्ता जो हैं वे अब जम्मू एम्स के पहले निदेशक डायरेक्टर बने हैं। इससे पहले वे नई दिल्ली में सेंटर फॉर ओप्थाल्मिक साइंस में चिकित्सा अधीक्षक के रूप में सेवारत है। इससे पहले वो सेंटर फॉर ओप्थाल्मिक साइंस में चिकित्सा अधीक्षक के रूप में सेवारत थे, जो कि अब एम्स के पहले निदेशक डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे। देखिएगा फरवरी 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू एम्स की नींव रखी गई थी। 2019 में, फरवरी 2019 में यानी कि 2 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। और इसका कार्य जो है
वो 2023 में यानी कि आगामी 2 वर्षों में बनकर के इसका काम तैयार होगा। अब थोड़ी जानकारियां हम, क्योंकि ये जम्मू में है तो जम्मू के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि जम्मू केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 में। इसकी 2 राजधानियां हैं। सबसे पहली श्रीनगर जो कि मई से अक्टूबर तक है, और दूसरी राजधानी है जम्मू जो कि नवंबर से अप्रैल तक है। जम्मू में जिले कितने हैं? 20। जम्मू के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है, लेकिन अगर पहले उपराज्यपाल की बात करें तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन उनके पश्चात अब जो है वो है मनोज सिन्हा। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैं आप सभी के लिए यहां से लेके आया हूं। उसके बाद है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है कि नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो देखिएगा, नोएडा जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की घोषणा किसके द्वारा करी गई? ये उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा घोषणा करी गई है, और इसके द्वारा क्या है कि यह नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 700 एकड़ भूमि पर बनेगा। तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वहीं पर अब इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की घोषणा भी करी गई है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने करी गई है। अगला प्रश्न भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में ही तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की घोषणा कर दी गई। तो तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा उत्तर प्रदेश में, वो कहां बनेगा? ये बनेगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और कुशीनगर वही स्थान है जो कि मुख्य रूप से बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है। बौद्ध सांस्कृतिक स्थल कुशीनगर, जिसके आसपास के क्षेत्र हैं श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी। ये सारे के सारे अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो ये सारे के सारे क्षेत्र महात्मा बुद्ध के सांस्कृतिक स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। तो यहां से ये जानकारियां थी, लेकिन दोनों प्रश्नों में उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं? तो 75 हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ें कि उप मुख्यमंत्री कौन है, तो 2 हैं। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। एक प्रश्न और भी है कि मुख्य सचिव कौन है? तो राजेंद्र कुमार तिवारी जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। और अगर हम बात करें पुलिस महानिदेशक की, तो उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक जो हैं वो है हितेश चंद्र अवस्थी। हितेश चंद्र अवस्थी जो हैं वे उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक भी हैं। उसके पश्चात बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि जिंदल पावर लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? जिंदल पावर लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? तो जिंदल पावर लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार झा। अनिल कुमार झा को अब जिंदल पावर लिमिटेड का नया प्रेसिडेंट अध्यक्ष बना दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि वे इससे पहले कोल इंडिया लिमिटेड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और वो जिंदल पावर लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। तो जिंदल पावर लिमिटेड के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। जैसे कि इसके संस्थापक कौन है? ओपी जिंदल। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये पूरी जानकारियां हैं जो मैं आपको यहां से देता हूं। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 से पहले है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा करी जाएगी? तो ये जैसा कि आपका प्रश्न रहेगा, इसका जवाब आपने देना है। उसके पश्चात कल का प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने इस्तीफा दिया जिनका संबंध पुदुचेरी से था। आप सभी के जवाब एकदम सटीक आए हैं, एकदम सही आए हैं। और जिसके पश्चात हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है कि महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? देश का पहला ऐसा राज्य जिसने कि महिलाओं को मालिकाना हक देने का प्रावधान शुरू किया है, अध्यादेश शुरू किया है, तो ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने अब ये कहा है कि जितनी भी महिलाएं हैं इन सभी महिलाओं को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा, यानी कि महिलाओं को उनकी पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार भी दिया जाएगा। यह अध्यादेश उत्तराखंड जमीनी उन्मूलन
और भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करके बना दिया गया है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में बनाया गया ये नियम। तो उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड राज्य के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करें कि राजधानी कौन सी है, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड में जिले कितने हैं, 13। उत्तराखंड के राजभाषा कौन सी है, हिंदी और संस्कृत। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर सन 2000 में। और यहां से एक बात और भी है कि राज्यपाल कौन है, तो वो है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल जो है वे है बेबी रानी मौर्य। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला लिया। कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सी ऐसी सरकार है जिसने कि जो बड़े होटल्स हैं उन सभी बड़े होटल्स को उद्योग का दर्जा देने का फैसला लिया है। तो अब है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक राज्य में ऐसा फैसला लिया गया है कि जितने भी बड़े होटल्स हैं उन सभी को अब उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इससे पहले क्या होगा कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और इस निर्णय से होटल जो हैं वे बिजली दरों में, संपत्ति कर में, परेशानी मुक्त ऋण आदि का लाभ उन्हें मिल सकेगा। तो ये कर्नाटक राज्य में लिया गया है फैसला। तो कर्नाटक के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। कर्नाटक में जिले कितने हैं, 30। कर्नाटक की राजभाषा कौन सी है, कन्नड़। कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला। और BS येदुरप्पा जो हैं वे कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं आपको यहां से देता हूं। अब आज का आखिरी प्रश्न आज का ये है कि मोटेरा स्टेडियम गुजरात, जो कि गुजरात में स्थित है, इसका नाम परिवर्तित करने की घोषणा करी गई है। तो इसका जो नाम परिवर्तित करने की घोषणा करी गई, तो नया नाम क्या है इसका नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये घोषणा हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा करी गई है। इस मैदान में 14 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच भी शुरू हो गया है। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। मैंने पहले बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो है मोटेरे का स्टेडियम। इसकी क्षमता 1,10,000 लोगों के बैठने की है और पहली बार इस स्टेडियम में 1980 के दशक में मैच खेला गया था। उसके बाद भारत ने आखिरी मैच इसमें 2014 में खेला था, जो कि अब जिसका नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। तो ये थी आज की कुछ जानकारियां। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से लीजिएगा और ज्ञानकोश फेसबुक पेज से ले लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।